हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, जहां पर 150 डेज में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों कंप्लीट कराई जाएगी। आज की हमारी इस क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल इनकम। काफी बच्चे बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर को हार्ड मानते हैं और कहते हैं कि सर बहुत डर लगता है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि आंसर्स कई बार नहीं आते हैं बेटा। तो नेशनल इनकम आज हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको आगे जाकर बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स में डाउट नहीं रहेगा। और आज के हम इस क्लास में बेसिक्स कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल्स करना हम धीरे धीरे अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो जैसे कि 12th क्लास के लिए नेशनल इनकम को समझना बहुत जरूरी है, वैसे ही हर कंट्री के लिए अपनी नेशनल इनकम भी जानना बहुत जरूरी है बेटा। अब कोई भी कंट्री अपनी नेशनल इनकम कैसे पता लगाएगी बेटा? तो वहां रहने वालों जो लोग हैं उन सभी की इनकम को टोटल करके ही पता लगता है कि उस देश में कितनी नेशनल इनकम जनरेट की जा रही है पूरे एक साल के अंदर। जी हां बच्चों, इसमें कोई एक महीने 2 महीने की इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। पूरे एक साल, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर तक कितनी इनकम जनरेट हुई पूरी कंट्री के अंदर, उसको पूरे को टोटल किया जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी कंट्रीज के लिए भी या एक गवर्नमेंट के लिए भी जानना कि देश की नेशनल इनकम क्या है। अब नेशनल इनकम का जो सोर्स है कि कैसे होता है बेटा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां रहने वाले जो नागरिक हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं, और वो अपने देश के अंदर कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब यहां पर क्योंकि ये मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, पूरे यहां पर हम जो है पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर कितनी इनकम जनरेट करते हैं, उसे ही नेशनल इनकम कहा जाता है। अब नेशनल इनकम के अंदर हम 2 प्रकार की इनकम को जोड़ते हैं बेटा। वो 2 प्रकार की इनकम ये है, एक तो हम हमारे ही देश में रहकर कितना पैसा बना रहे हैं और विदेशों से भी कितना पैसा हम कमा रहे हैं। दोनों इनकम को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा, उसी को ही नेशनल इनकम कहेंगे। इज दैट क्लियर? क्या कहा मैंने ये कहा हमारे देश में रहकर हम लोग हमारे देश के अंदर जितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। और जो हम लोग विदेशों से पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन इनकम जिसको हम बोलेंगे, उन दोनों को जैसे हम प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी हमारे देश की बेटा। इज दैट क्लियर? और इसमें इनकम आपको कौन सी लेनी है? आपको प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में समझाया था बेटा। यहां नेशनल इनकम में सिर्फ हम लोग जो है फैक्टर इनकम लेंगे बेटा। अब फैक्टर इनकम क्या होता है सर? तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था बेटा, जब कोई भी काम करते हैं हम और काम करने के बाद हमें जब पैसा मिलता है, तो उस पैसे को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वो कंपनी आपको हर महीने पेमेंट करती है सैलरी के रूप में। तो आपने पहले काम किया, काम के बदले में आपको पैसे मिले, तो ऐसे पैसे को फैक्टर इनकम कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसका नाम फैक्टर इनकम कैसे पड़ा? तो आप सभी को पता है, जो भी फर्म होती है उसको कोई भी गुड्स बनाना होता है या कोई सर्विस देनी होती है, तो उसको क्या चाहिए होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं बेटा जो प्रोडक्शन करने में, किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में मदद करती हो। जैसे कि बेटा लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें हमें चाहिए। इसके बिना हम कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते, हम कोई ऑफिस नहीं खोल सकते। तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। हमें कौन? फर्म को जरूरत होती है। और ये सब चीजों को क्या कहते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन। अब ये सब चीजें फर्म को कहां से मिलती है? हाउस होल्ड से मिलती है। कहां से मिलती है बच्चों?
हाउस होल्ड से मिलती है। इज दैट क्लियर? अब हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड मतलब आप और मैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, ये लैंड, ठीक है ना, लेबर या कैपिटल हम क्या करते हैं, फर्म को देते हैं, ठीक है ना, फर्म को हम देते हैं, ठीक है ना, और फर्म इसका हमें पेमेंट करता है जिससे हाउस होल्ड की इनकम जनरेट होती है। तो उस इनकम को हम लोग फैक्टर इनकम कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे बच्चों? फैक्टर इनकम कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो समझ में आया फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो ऐसी इनकम जो हमें पहले काम करना होता है और काम के बाद में ही आपको जो है उसका पैसा मिलता है, तो ऐसी इनकम को फैक्टर इनकम कहेंगे। इज दैट क्लियर? आ जाओ हम नेशनल इनकम को एक लैंग्वेज से भी समझ लेते हैं। बुक की लैंग्वेज से क्या लिख रखा है? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाया, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस। अब आपने कहा सर ये नॉर्मल रेजिडेंस क्या है? इज दैट क्लियर? तो बेटा नॉर्मल रेजिडेंस मतलब आप और मैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस हैं, ठीक है ना। हम देश के जिसको सिटीजन्स बोलते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल एक सिटीजन से जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब नॉर्मल रेजिडेंस किनको माना जाएगा, किनको नहीं माना जाएगा वो भी समझ लो। अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी नॉर्मल रेजिडेंस मतलब क्या होता है। आप और मैं जो एक देश में काफी लंबे समय से रह रहे हैं, बाय बर्थ भी हो सकता है या आप कभी बीच में यहां पर 1 साल से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा रह रहे हो, तो नॉर्मल रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा बेटा। तो नॉर्मल रेजिडेंस के कुछ एक चीज होती है, वो प्रिंसिपल आपको, एक रूल आपको याद रखना है। अगर किसी भी देश में 1 साल से ज्यादा अगर आप रह रहे हो तो फिर अब आप उस देश के नॉर्मल रेजिडेंस कहलाओगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो हम लोग क्या हैं? नॉर्मल रेजिडेंस हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग नॉर्मल रेजिडेंस हैं। अब आप और मैं रहकर इस देश में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और बदले में पैसा कमा रहे हैं। कहां रहकर? हमारे देश में रहकर यही खर्चा करके या यही जॉब करके हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको डोमेस्टिक कहा जाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा। लिख रखा है देखो, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंस हैं और वो यहीं पर रहकर यहीं से ही अपने इनकम जनरेट करते हैं, तो उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं बेटा। बट साथ ही साथ में अगर कुछ लोग विदेश में भी कमा रहे हैं, विदेश से भी कमा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से भी कमा रहे हैं, तो ऐसी कमाई को फॉरेन इनकम कहेंगे। और जब डोमेस्टिक इनकम और फॉरेन इनकम को प्लस कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको नॉर्मल रेजिडेंस भी कहते हैं और ये नेशनल इनकम का हमारा पार्ट होता है। अब आगे लिख रखा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे 1 साल के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे हम, कोई 1-2 महीने का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। पूरे 1 साल के अंदर भारत देश के सभी नागरिकों ने कितना मिलकर पैसा कमाया, उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल रेजिडेंस भी आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब अपन। अब देखो बेटा, नेशनल इनकम को समझाने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए हैं जो आपके नेशनल इनकम को आगे पढ़ाते टाइम पे मुझे काम आने वाले हैं। तो और आपको ये पहले से क्लियर होने चाहिए ताकि थोड़ा और आसान मेरे को आने वाले समय की क्लासों में हो जाएगा आपको समझाना। पहला है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री किसे बोलते हैं बेटा? जो एक पर्टिकुलर कंट्री में काफी समय से, 1 साल से ज्यादा के समय से रह रहे हो, वो नॉर्मल रेजिडेंस है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के एक नॉर्मल रेजिडेंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मल रेजिडेंस में क्या होता है, हम वो लोग हैं जो हमारे ही देश में रहकर हमारी ही इकोनॉमी में हम डिपेंडेंट, इंडियन इकोनॉमी पे ही हम डिपेंडेंट है। वो कैसे? हम यहीं पर ही किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं, तो हो गए ना हम हमारे ही देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट, तो उसे नॉर्मल रेजिडेंस कहेंगे। तो लिख रखा है अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन। वो एक कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, हु ऑर्डिनरली resides in the country and whose economic interests lie in that country. Is that clear? इंटरेस्ट मतलब यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा? हम हमारे देश में रह रहे हैं, राइट, काफी लंबे समय से रह रहे हैं, राइट, तो ये नॉर्मल रेजिडेंस हो गया। और हम जो है हमारे ही देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, हम यहीं पर ही खर्चा करते हैं, हम इसी इकोनॉमी से कमाते हैं,
अब कमाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है। तो हम ये सब चीजें हमारे ही देश जहां रह रहे हैं ना वहीं ही कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, उसी को बोला जाता है बेटा। जहां हम रह रहे हैं वहीं खर्चा कर रहे हैं, वहीं से इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अगर कोई आपसे एक शब्द में पूछे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या होता है, तो उसको बोलना है कि उस देश में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो वहां पर 1 साल से ज्यादा में रह रहा हो। 1 साल से ज्यादा हो गया, जैसे मान लो अगर मैं विदेश घूमने चला गया तो मैं 1 साल से ज्यादा नहीं रहा वहां पर, मैं वहां पर 1 महीना 2 महीना में रहा, घूमा फिरा, फिर आ गया। तो ऐसा नहीं जब मैं 1-2 महीने वहां था तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं रहा, मैं इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट हूं। बट अगर मैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए 2 साल के लिए इंडिया छोड़ के कोई दूसरे देश में चला गया तो अब मैं नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे इंडिया छोड़े हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर बात समझ में आई आप लोगों को? जब हमें किसी और दूसरे देश में 1 साल से ज्यादा का समय हो जाएगा तो अब हम उस पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं रहेंगे। इसमें आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अब हम लोग जो है जॉब करने के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए और वहां रहते हुए हमें 4 साल 5 साल मतलब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो अब हम इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंस नहीं रहे। इज दैट क्लियर बेटा? आई एम श्योर मैं आपके डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं बेटा फैक्टर इनकम, जो मैंने अभी जस्ट समझाया। फैक्टर इनकम का सीधा सीधा सा पॉइंट है, पहले काम करो फिर पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैंने किसी को अपनी जमीन अपनी बिल्डिंग किराए पर नहीं दी तो वो बदले मुझे पैसे क्यों देगा बेटा? अब अगर किसी फैक्ट्री वाले को मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे दी तो मुझे किराया देगा, तो पहले मैंने कोई चीज दिया फिर मेरी इनकम जनरेट हुई, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अगर मैं किसी कंपनी के पास एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करूंगा तो वो कंपनी मुझे सैलरी नहीं देगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगर मैं फैक्टर इनकम उसी को कहते हैं बेटा, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं फिर वो कंपनी मुझे सैलरी पे कर रही है तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी इनकम जनरेट नहीं होगी। तो इनकम जनरेट करने के लिए अगर आपको कुछ काम करना पड़ रहा है तब जाके आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ऐसी इनकम को फैक्टर इनकम कहेंगे। मतलब आपके पास कोई चीज होनी चाहिए सामने वाले को देने के लिए, तभी वो आपको पैसे देगा। लिख रखा इट रेफर्स द इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब देना, वो किराए पे देना हो सकता है, अपनी सर्विस देना हो सकता है, टू फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, कोई फैक्ट्री वाले कंपनी वाले को, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसे हम फैक्टर इनकम कहेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे देखो ट्रांसफर इनकम, सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है फिर भी आपके पास इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसी कौन सी इनकम होगी? तो बेटा ओल्ड एज पेंशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है फिर भी आपको सरकार पेमेंट कर रही है, आपको सरकार पैसे दे रही है। आप कोई काम कर रहे हो क्या? नहीं, आपको फिर भी पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन, इसी को हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। हमारी सरकार उन युवाओं को भी पैसे देती है जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बेरोजगार भत्ता, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आप कोई काम नहीं कर रहे हो फिर भी गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है हर महीने या पूरे 1 साल में एक पेमेंट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। मतलब जिस काम ना करने के बदले भी हमें पैसा मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। जैसे आप विदेश में रहते हो और वहां रहकर अपने पेरेंट्स को घर पर आप हर महीने पैसे भेजते हो जिससे वो अपनी एक लाइवलीहुड जी सके, तो क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं? कोई काम किया उन्होंने आपके लिए? कोई काम नहीं किया, फिर भी आप उनको पैसे दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। आप किसी को गिफ्ट देते हो वो भी ट्रांसफर इनकम में कंसीडर होता है, क्योंकि वो आपको इसके बदले पैसे नहीं देने वाला या कोई आपके लिए काम नहीं करने वाला। इज दैट क्लियर? अगर कोई पैसा अगर हमें मिलता है और उसके बदले अगर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है तो ऐसी इनकम को ट्रांसफर इनकम कहेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। आगे है डेप्रिसिएशन। बेटा नेशनल इनकम के लिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लेस होना जरूरी है, तब जाकर आपके पास में नेट वैल्यू आएगी। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जो भी फिक्स एसेट्स आप यूज कर रहे हो, अब मैंने आपको बताया था ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इनको बार बार यूज कर सकते हो बेटा, बट हम इनको जब बार बार यूज करेंगे तो इनके पार्ट्स
घिसने लग जाएंगे, जिस वजह से इनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और जितने से इनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी उसी को ही डेप्रिशिएट वैल्यू कहेंगे। जैसे कि मान लो आप कोई 5 लाख रुपीस की मशीन परचेस करके लेकर आते हो और उसे पूरा 1 साल चलाते हो, जिस वजह से उसके पार्ट्स घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस पार्ट्स के घिसने की वजह से उसकी जो है 1 साल के अंदर जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए से कम हो जाती है। तो ये जो 10,000 रुपए से वैल्यू कम हुई है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और ये हर फिक्स एसेट्स के साथ होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो मशीन हो बेटा। इज दैट क्लियर? डेप्रिसिएशन समझ में आया बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। अब देखो बेटा, फैक्टर कॉस्ट एक वर्ड आ रहा है। इससे पहले मैंने फैक्टर इनकम बताया था। तो फैक्टर इनकम क्या हो गया था बेटा? जैसे ही फर्म ने फैक्टर सर्विस का पेमेंट किया हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड की क्या हो गई बेटा? वो फैक्टर इनकम हो गई। बट फर्म ने क्या किया? पेमेंट किया उस फैक्टर का, तो इसके लिए वो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? जो लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, लेबर के ऊपर, ठीक है ना, खर्चा हुआ एक फर्म का, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। वो पैसा जो उसने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा किया है, उसके लिए वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसने जो भी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लिया है उस पर उसने पेमेंट किया है जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लिया है फर्म ने उसका पेमेंट किया है हाउस होल्ड को, तो जो उसने पेमेंट किया है वही फैक्टर कॉस्ट है बेटा। क्या है बेटा? वो फैक्टर कॉस्ट है। जैसे आपकी एक जो है फैक्ट्री है बेटा, अब वो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो किराए की है, तो सामने वाले को आप किराया पे कर रहे हो। आपके पास जो लेबर काम कर रही है आप उसको वेजेस पे कर रहे हो बेटा, तो ये आपकी फैक्टर कॉस्ट हो गई बेटा। क्या हो गई? आपकी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तब जाकर आपको ये सर्विस मिल रही है, और तब जाकर आप कोई प्रोडक्ट बना पा रहे हो। तो वो आप क्या कर रहे हो? उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने का आप खर्चा कर रहे हो। जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाने पर खर्चा करता है तो उस खर्चे को कॉस्ट बोला जाता है। और वो जो भी हाउस होल्ड से ले रहा है, चाहे वो लेबर ले रहा हो, चाहे बिल्डिंग ले रहा हो, वो हो जाएगा फैक्टर, तो इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको यहां तक मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी बेटा। आगे देखते हैं, मार्केट प्राइस क्या होती है? जब किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के इंटेंशन से लेकर आता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर बेटा? क्या कहलाएगा बेटा? वो मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो यहां पर जो फैक्टर कॉस्ट रहेगा ना बेटा, ये फैक्टर कॉस्ट में जो है प्रॉफिट भी ऐड रहता है। ये बात को आप ध्यान रखना बेटा। क्या रहता है? प्रॉफिट को ऐड रहता है। अब आगे जैसे ही ये मार्केट में जाएगा तो मार्केट में क्या करेगा? क्या होगा? गवर्नमेंट इस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट इस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी, ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, और इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट के अंदर जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट का टैक्स ऐड हो जाएगा, वो फैक्टर कॉस्ट बदल कर मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे कि आप बाइक लेने जाते हो तो वहां पर 2 प्रकार की प्राइस आपको नजर आती है। एक होता है एक्स शोरूम प्राइस, सुना होगा आपने ना, एक्स शोरूम प्राइस। इसको आप कह सकते हो कि ये फैक्टर कॉस्ट है। क्या है बेटा? ये फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रोड्यूसर आपसे उस प्रोडक्ट की इतनी कीमत मांग रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। इस फैक्टर कॉस्ट में उसका लेबर का चार्ज, उसका रेंट भी ऐड है, और उसका खुद का प्रॉफिट भी इसी फैक्टर कॉस्ट में ऐड है बेटा। इसको बोलते हैं एक शोरूम प्राइस। अब वो जैसे ही आप खरीदना चाहोगे तो गवर्नमेंट उस पर अपने टैक्स लगा देगी बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो प्राइस एक शोरूम से बदल कर क्या हो जाएगी? ऑन रोड प्राइस हो जाएगी। कभी भी आप गूगल करके देखना बेटा, एक शोरूम प्राइस अलग रहती है, ऑन रोड प्राइस अलग रहती है, क्योंकि इस ऑन रोड प्राइस में गवर्नमेंट के टैक्स ऐड हो जाते हैं, और इसी ऑन रोड प्राइस को हम मार्केट प्राइस बोलेंगे। क्लियर बेटा? तो फैक्टर कॉस्ट में गवर्नमेंट का टैक्स ऐड नहीं रहता है, मार्केट प्राइस में गवर्नमेंट का टैक्स ऐड रहता है। इज दैट क्लियर बेटा?
आगे बात समझ में, इट इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, बिल्कुल सही, ये वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने आया है। अब कोई भी चीज अगर मार्केट में बिकने आती है तो आने से पहले ही गवर्नमेंट उसका टैक्स लगा देती है। इज दैट क्लियर? अगर वो मार्केट में अभी तक बिकने नहीं आई है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है बिकने के लिए, सबसे पहले गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा देगी, और जैसे ही गवर्नमेंट का उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा तो अब वो फैक्टर कॉस्ट नहीं रहा, अब वो मार्केट प्राइस बन गया है। इज दैट क्लियर बेटा? इज सोल्ड इन द मार्केट एंड इट इज अराइव्ड एट बाय एडिंग इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्ट्रैक्टिंग सब्सिडीज फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, मार्केट प्राइस में सब्सिडी ऐड नहीं रहती है, सब्सिडी लेस करनी पड़ती है। अब सब्सिडी क्या होती है मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। आगे देखो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं बेटा जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हो, या मैं कहूं इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बोझ प्रोड्यूसर अपने सर से उतार कर अपने कंज्यूमर पे डाल देता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर उसको मार्केट में बेचने आ रहा है, राइट? मार्केट में जैसे ही आएगा गवर्नमेंट उससे उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ले लेगी। अब उस टाइम पर तो टैक्स किसने पे कर दिया? प्रोड्यूसर ने। बट जितना उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर टैक्स पे किया है वो क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपनी प्राइस में उस टैक्स को जोड़ देगा। जोड़ दिया, अब आप उसको खरीदने गए, आपको उसने प्राइस बता दी, जैसे मान लो उसका सब कुछ प्रॉफिट मिला मुल्क के, उसका प्रॉफिट मिलाकर वो प्रोडक्ट पड़ा उसको 100 रुपए का। अब मार्केट में जैसे बेचना है गवर्नमेंट ने 20 रुपए से टैक्स के ले लिए, तो वो आपको कितना प्राइस बताएगा? 120 रुपए। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली 20 रुपए जो टैक्स है वो फिलहाल के लिए प्रोड्यूसर ने पे कर दिया, बट उस टैक्स का पैसा उसने क्या करा? आपसे ले लिया। तो हो गया ना कि जब प्रोड्यूसर अपने टैक्स का बोझ अपने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देगा, उसी को ही इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। हमारे देश में दो तरीके से टैक्स ले जाते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं बेटा जिसका बोझ हम किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते या किसी कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास जो इनकम है उस इनकम पर हमें ही टैक्स देना है, उस टैक्स का पैसा मैं किसी थर्ड पर्सन से नहीं ले सकता हूं। अगर मेरे पास कोई वेल्थ है, कोई प्रॉपर्टी है, उस पर भी अगर मेरा टैक्स लगता है तो उसका टैक्स का पेमेंट भी मुझे ही करना है और उसका पैसा मैं किसी थर्ड पर्सन से नहीं ले सकता हूं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? अगर मैंने कोई टैक्स पे किया किसी गुड्स को बेचते टाइम पर, तो जितना मैंने टैक्स पे किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर उस टैक्स को मैं ऐड करके अपने कस्टमर से उस टैक्स का पैसा ले सकता हूं। तो जब भी हम किसी टैक्स का पैसा हमारे कंज्यूमर से हम ले सकते हो तो ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी, ठीक है ना? आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उस पर भी जीएसटी लग गया, तो अल्टीमेटली जीएसटी आपने दिया, ठीक है ना? तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आपके रेस्टोरेंट वाले ने नहीं दिया, आपने दिया है। आप कोई शूज परचेस करके लेकर आ गए, कोई कपड़े परचेस करके लेकर आ गए, उस पर जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपने, एक कंज्यूमर ने पेमेंट करा है, प्रोड्यूसर ने पेमेंट नहीं करा है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे देखते हैं सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है बेटा? सब्सिडी वो चीज है जब मार्केट में कोई चीज अगर ज्यादा महंगी है और उस पर गवर्नमेंट अगर अपनी जेब से कुछ पैसा दे देती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। जैसे कि मान लो आप अपने घर पर एक सोलर प्लांट लगाना चाहते हो, ठीक है? अब उस सोलर प्लांट को लगाने का खर्चा आपका सपोज करो 5 लाख रुपीज आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, 5 लाख रुपीज ज्यादा अमाउंट आपको लग रहा है और मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों के ऊपर सोलर प्लांट लगाएं। बट आपने कहा सर ये तो 5 लाख का पड़ रहा है, बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, इसका 20%, ठीक है, मैं देता हूं। मतलब इसका 5 लाख का खर्चा है तो 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा, आप 4 लाख लगा दो, या 5 लाख में से 2 लाख मैं दे दूंगा, आप 3 लाख लगा दो। तो कोई भी चीज के अंदर जब कोई चीज महंगी हो जाती है और गवर्नमेंट उसमें पैसा कम कर देती है, पैसा देकर, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? अगर मान लो आप कोई गोट फार्मिंग करते हो या कोई पोल्ट्री फार्म करते हो,
अब उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे देती है, भाई कितना खर्च आ रहा है 5 लाख का, ठीक है 50% मैं पैसा दूंगी। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया उस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। इज दैट क्लियर बेटा? क्या बोलेंगे उसे हम? सब्सिडी कहेंगे। आगे बढ़ जाएं बेटा। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। ये है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर अपन आगे जब भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बेटा, और उसमें आपको हर चीज नेट चाहिए, नेट भी चाहिए ग्रॉस भी चाहिए, बट आपको हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही चाहिए जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए और उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी को। इज दैट क्लियर बेटा? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जैसे सब्सिडी लेस हो जाएगी तो आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे ही बेटा आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसको NFIA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आपकी नेट इनकम कितनी जनरेट हो रही है किसी भी विदेशी कंट्री से, उसकी नेट इनकम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी विदेशी कंट्री से आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो वहां से हो सकता है कोई बंदा भी आपके देश से इनकम जनरेट कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लो जापान के अंदर इंडियन कंपनी है, वो वहां पर प्रॉफिट जनरेट करती है और उस प्रॉफिट को वो इंडिया ले आती है, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम एब्रोड, कि भैया हमारी इनकम, हमारे देश की इनकम हुई है किसी विदेश से। ठीक है बेटा? और अगर कोई जापान की कंपनी इंडिया में रहकर काम करती है और जो उसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अपने देश जापान ले जाती है, तो वो यहां से ले गई बेटा, दैट इज कॉल्ड पेड टू एब्रोड हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कहलाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? ये वाला एक एग्जांपल आप याद रखना कि इंडियन कंपनी है कोई विदेश के अंदर, वो आप प्रॉफिट जनरेट करती है और उस प्रॉफिट को इंडिया लेकर आ जाती है, तो ये तो इनकम जनरेट हुई इंडिया की, तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कि हमारी इनकम जनरेट हुई किसी भी विदेश से। इज दैट क्लियर? और अगर कोई जापान की कंपनी इंडिया में है और वो यहां प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को अपने देश जापान ले जाती है, तो ये हो गया इनकम पेड टू एब्रोड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कि भारत ने एक्चुअल अमाउंट विदेशों से कितना कमाया, उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? अगर डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। इज दैट क्लियर? अब नेट फैक्टर इनकम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो आप ध्यान से देख लो बेटा। पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ऑप्शन नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है बेटा? पहले समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है। कंपनसेशन एम्प्लॉय वो होता है बेटा कि कोई व्यक्ति है किसी कंपनी में जॉब करता है और उसे वहां सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज बोल सकते हैं। अब नेट क्या होगा सर? नेट ये होगा बेटा कि कोई हमारे देश में कमा रहा है, कोई विदेश में कमा रहा है, उन दोनों की कमाई को का जो माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे उसे हम नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कहेंगे। कोई हमारे देश में रहकर जॉब कर रहा है, कोई विदेश में रहकर जॉब कर रहा है बेटा, तो दोनों की इनकम को लेस कर देंगे तो बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब आगे देखते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योर से जो हो रही है। अब देखो हमारे देश के कुछ लोगों की एसेट्स या कुछ लोगों ने इन्वेस्ट दूसरी कंट्रीज में कर रखा है जिससे इनकम जनरेट हो रही है इंडिया में। ठीक है ना? सपोज करो आपने कोई होटल परचेज कर रखा है जापान के अंदर, अब वहां से आपकी हर महीने रेंटल इनकम आती है वहां से जापान से, तो वो इंडिया की इनकम हो गई। ठीक है बेटा? ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब जापान की जापान का कोई व्यक्ति है, उसकी कोई एसेट्स या उसने कोई कंपनी हमारे देश में खोल रखी है बेटा, ठीक है ना, जिससे या तो उसकी रेंट की इनकम या प्रॉफिट उसका जनरेट हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मतलब इंडिया की एग्जैक्ट इनकम किसी भी विदेशी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से कितनी हो रही है,
दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। क्योंकि अगर किसी विदेश से इनकम जनरेट कर रहे होंगे तो कोई दूसरा कंट्री का व्यक्ति भी तो हमारे देश से इनकम जनरेट कर रहा होगा। तो जो दूसरा कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में से इनकम जनरेट कर रहा है, और इनकम जनरेट करने का सोर्स क्या है उसका, या तो यहां पर उसने कोई एसेट्स ले रखी है या उसने यहां पर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे उस सामने वाले कंट्री की इनकम जनरेट हो रही है। तो जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं विदेशी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से, उसमें से जो हमारे देश में से इनकम जनरेट कर रहा है उसको लेस कर दो, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, नेट रिटेन अर्निंग भी इसके जैसा ही बेटा, कि हमारे देश में कोई कंपनी है जो हमारे देश की नहीं है, किसी दूसरे देश की है, और उसने यहां पर प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट वो अपने देश ले गई। ठीक है, या हमारे देश की कोई कंपनी है जो विदेश में काम कर रही है और वहां प्रॉफिट जनरेट करके वो हमारे देश में ले आती है बेटा। तो क्या दो सिचुएशन हो गई, एक तो हम लोग किसी विदेश से प्रॉफिट जनरेट करके लेकर आ गए, कोई हमारे देश से ले गया प्रॉफिट जनरेट करके। इन दोनों को माइनस करोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड नेट रिटेन अर्निंग। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, नेट रिटेन अर्निंग कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? NFIA कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है बेटा, फॉर्मूला लिख रखा है कि जितनी भी फैक्टर इनकम है जो आपकी विदेशों से हो रही है उसमें से आप माइनस कर दो जितनी भी इनकम जनरेट सामने वाली कंट्री हमारे देश से कर रही है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ जाएगा। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड। यहां तक आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, वहां हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और साथ ही साथ में ये जरूर बताया करो बेटा कमेंट करके कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। साथ ही साथ में आपको समय समय पर यहाँ पर स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर चलते हुए नजर आ रहे होंगे, उस नंबर को सेव करना है और हमें मैसेज करना है। हमें मैसेज करोगे तो उससे हम क्या करेंगे, आपके नंबर को आपके क्लास 12 के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, जहां पर आप डाउट भी पूछ सकते हो, वहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको नोट्स की PDF फाइल्स भी वहां पर मिल जाएगी बेटा। तो अभी आप लोग ये नंबर सेव करें और हमें मैसेज करें बेटा। और बेटा आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे और टॉपिक हम लोग नेशनल इनकम का लेने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चे।